उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, क्या ये सिर्फ एक नारा है या सच में जमीन पर दिखने वाली हकीकत? हाल ही में आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश का मामला एक बार फिर इस सवाल को खड़ा करता है। रिश्वत के आरोप, जांच की लंबी कहानी और फिर बहाली। तो क्या भ्रष्टाचार पर सख्ती का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित है? समय चक्र टाइम्स पर हमारे संपादक राकेश कुमार से जानिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स न्यूज। मैं हूं राकेश कुमार, इस चैनल का संपादक। आज एक बड़े रोचक विषय को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस का मिथक। उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं अभिषेक प्रकाश जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ वर्षों से एक वाक्यांश लगातार दोहराया जाता रहा है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे अपनी प्रशासनिक नीति का केंद्रीय सिद्धांत बताती रही। शासन की ओर से यह दावा किया जाता है कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था में आया सुधार इस नीति की सफलता का प्रमाण है। लेकिन हाल में आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश के मामले में जिस तरह घटनाक्रम आगे बढ़ा और अंततः उनका निलंबन समाप्त कर उन्हें बहाल कर दिया गया, उसने इस नीति की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रकरण उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की वास्तविकता को उजागर करता है। सोलर एनर्जी परियोजना और रिश्वत का आरोप मामले की शुरुआत तब हुई जब अभिषेक प्रकाश इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। इन्वेस्ट यूपी राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। आरोप सामने आया है कि एक सोलर एनर्जी परियोजना को मंजूरी देने के लिए कथित रूप से एक दलाल के माध्यम से भारी रिश्वत की मांग की गई। यह खुलासा होते ही प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कथित दलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसी मामले में अभिषेक प्रकाश को केवल निलंबित किया गया और एफआईआर में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। यहीं से यह धारणा बननी शुरू हुई कि इस मामले में सरकार का रवैया अपेक्षाकृत नरम है। जांच और उनका अनिश्चित अंत। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल गठित किया गया। उम्मीद थी कि यह पूरे दल पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करेगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि जांच की गति शुरू से धीमी रही। महीनों बीत गए लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं आया। धीरे धीरे मामला सार्वजनिक विमर्श से भी ओझल हो गया। अंततः अभिषेक प्रकाश को बहाल कर दिया गया। हालांकि औपचारिक रूप से यह कहा गया कि जांच अभी जारी है, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में इसे औपचारिक बयान भर माना जा रहा है। लखनऊ के जिलाधिकारी के रूप में लंबा कार्यकाल। अभिषेक प्रकाश का प्रशासनिक करियर उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली रहा है। वो लंबे समय तक लखनऊ के जिला अधिकारी रहे। राजधानी में किसी अधिकारी का इतने लंबे समय तक बना रहना असाधारण माना जाता है। उनके कार्यकाल के दौरान कई प्रशासनिक निर्णयों को लेकर आलोचनाएं भी सामने आई, लेकिन वे लंबे समय तक पद पर बने रहे। राजनीतिक गलियारों में यह धारणा भी प्रचलित रही कि मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल हैं। 9 वर्षों में कितनी कार्रवाई हुई? यदि पिछले लगभग 9 वर्षों की स्थिति पर नजर डालें तो कहा जाता है कि इस अवधि में बामुश्किल 1-1.5 दर्जन आईएएस और लगभग इतने ही आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। लेकिन इनमें अधिकांश मामलों में या तो अधिकारी बाद में बहाल हो गए या जांच लंबी अवधि तक लंबित रही। अंतिम सजा तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। वैभव कृष्ण का पत्र और पुलिसिंग पोस्टिंग विवाद। भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा एक चर्चित मामला तब सामने आया जब वैभव कृष्ण गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी थे। उन्होंने एक पत्र लिखकर यह आरोप लगाया
कई स्थानों पर मलाईदार थानों और चौकियों की पोस्टिंग के बदले भारी भरकम रकम वसूली जाती है। यह पत्र सार्वजनिक होने के बावजूद पुलिस व्यवस्था में हलचल मच गई। इसके बाद कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई। उस समय एन कोलोची और अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों को निलंबित किया गया, लेकिन बाद में इन मामलों की गति धीमी पड़ गई। संदिग्ध सूची और पुरस्कार जैसी पोस्टिंग, वैभव कृष्ण के पत्र के आधार पर आईपीएस अधिकारी सुधा सिंह का नाम भी संदिग्ध सूची में जोड़े जाने की चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें झांसी का यशस्वी बनाया गया। आलोचकों ने इसे प्राइज पोस्टिंग तक कहा। पुराने घोटालों की फाइलें, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार से जुड़े कई पुराने मामलों में समय समय पर आते रहे। पिछली सरकार के दौरान हुए खनन घोटाले में आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला सहित कई अधिकारियों के नाम सामने आए थे, लेकिन समय के साथ इन मामलों की जांच भी लंबी और जटिल प्रक्रिया में उलझती चली गई। कार्रवाई की जटिलताओं का तर्क, अक्सर कहा जाता है आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना आसान नहीं होता है। सेवा नियम, अभियोजन स्वीकृति, अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हवाला देकर यह बताया जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों को जेल भेजना या सेवा से हटाना अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। लेकिन यह तर्क कमजोर पड़ जाता है जब इतिहास के उदाहरण सामने रखे जाते हैं। पिछली सरकारों में जिन्हें अक्सर कम कठोर माना जाता है, उन्हीं नियमों के अंतर्गत नीरा यादव, राजीव कुमार, प्रदीप शुक्ला जैसे अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाना पड़ा था। जब उस समय संभव था तो आज क्यों नहीं? कार्रवाई के नाम पर सीमित उदाहरण है। आलोचक कहते हैं कि हाल के वर्षों में यदि कठोर कार्रवाई के उदाहरण खोजे जाएं तो उनमें प्रमुख रूप से अमिताभ ठाकुर और जसवंत सिंह के नाम सामने आते हैं। लेकिन इन मामलों को लेकर आरोप लगाया जाता है कि इनके पीछे प्रशासनिक शुचिता से अधिक राजनीतिक कारण प्रभावी रहे। संपत्ति और जांच एजेंसियां, प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी अक्सर होती है कि कई वरिष्ठ अधिकारी वर्षों की सेवा के दौरान बड़ी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कार्रवाई कम दिखाई देती है। प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध और अनुसंधान संगठन मौजूद हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इनकी कार्रवाई प्रायः निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित रहती है। 65 करोड़ की चोरी का चर्चित मामला, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक घटना ने काफी चर्चा बटोरी। खबर आई कि एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के उत्तराखंड स्थित आवास से उनके घरेलू नौकर द्वारा कथित रूप से 65 करोड़ रुपए नगद चोरी कर लिए गए। बाद में खबर आई कि पुलिस ने यह रकम बरामद कर ली, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठता रहा कि इतनी बड़ी नकद राशि आखिर कहां से आई। इतिहास का सबक, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा निर्णायक रहा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को बोफोर्स विवाद के कारण भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह मनमोहन सिंह सरकार भी दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की शुरुआत भी भ्रष्टाचार के मुद्दे से हुई थी, जिसने इतना व्यापक रूप ले लिया, अंततः इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करना पड़ा। दावे और वास्तविकता के बीच अभिषेक प्रकाश प्रकरण ने एक बार फिर यह प्रश्न सामने रख दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ घोषित नीतियों और वास्तविक कार्रवाई के बीच कितना अंतर है। यदि सरकार वास्तव में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलना चाहती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि कार्रवाई केवल निचले स्तर तक सीमित न रहे, बल्कि शीर्ष स्तर के अधिकारियों तक भी समान रूप से लागू हो। इतिहास बताता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को केवल नारे रूप में नहीं बल्कि व्यवहार में भी उतारा जाए, तभी जीरो टॉलरेंस का दावा जनता के बीच विश्वसनीय बन सकेगा। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नियम सबके लिए एक जैसा होगा तो प्रदेश का विकास और प्रदेश की कानून व्यवस्था और
कानून में जो विश्वास है लोगों तक बना रहेगा। धन्यवाद।